Hello dear students, today I am going to continue chapter number 9 of OCM Standard 11 Commerce Internal Trade. In last and the first session of the chapter 9, I started and gave the information related to the introductory part of the internal trade with the help of some examples, and then after the meaning of that internal trade. Also I gave the information that weight, currency, measurement, trade practices and some of the legal formalities, or we can say some of the legal matters are common in this type of the trade. Also I gave the classification related flowchart information to you with the help of that 4 different types. Okay, under that boundary, distribution, payment and delivery of goods, like that we discussed in last session. Today I am going to start point wise, one by one, द डिफरेंट टाइप, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. यहाँ पर आपको ऐसा स्पेसिफिक टाइप के हिसाब से नहीं दिया, सीक्वेंस में ही है, लेकिन एज पर द पर्टिकुलर फ्लो चार्ट हम बोल सकते हैं कि द पर्टिकुलर होलसेल ट्रेड, दिस ट्रेड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द व्यू पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अंडर इनडायरेक्ट द फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड, जत्थाबंद जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी में. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड. अ ट्रेडर purchases the goods in large quantity from the producers and sells the goods to the retailers as per the requirement in small quantity is called wholesale trade. Means यहाँ पर जो ट्रेडर है, the person who is purchasing the produced goods from the producers, right? So he will purchases the goods in large quantity. See the word large quantity, it should be not in retail quantity, it will be in the large quantity. From whom? From the producers, manufacturers, and then after sells the goods to the retailers. They are not directly selling the goods to the customers. Nowadays it happens that they are directly selling goods to the customers, but as per the particular information of our wholesale rate, keep in mind this type of the traders purchasing the goods from the producers and then after sells the goods to the retailer as per the requirement. यानी कि जितनी ज़रूरत रिटेलर को है उतने ही हिसाब से वो उसको सेल करेंगे. इट शुड बी इन स्मॉल क्वांटिटी. इट इज़ कॉल्ड होलसेल ट्रेड. सिंपल थिंग है. फॉर एग्जांपल वी कैन से व्हेन अ होलसेलर परचेजेस 12 पीसेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. याद रखना आप, 12 पीसेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ये होलसेलर परचेज करता है. एक मोबाइल फ़ोन का प्राइस है 30,000. तो एक कंपनी के 12 एक डजन मोबाइल फ़ोन लेता है और पूरी एक सिटी में कोई एक आदमी को या कोई एक सेलर को ये नहीं देगा. ही विल गिव 2 पीसेस टू 6 डिफरेंट सेलर्स, राइट, रिटेलर्स मीन्स. सो दैट इज होलसेलर टू रिटेलर. ये मोबाइल का एग्जांपल इसलिए था क्योंकि इजीली अंडरस्टैंड. एक साथ में 50 मोबाइल नहीं आते. हाँ, सिटी बड़ी है तो शायद हो सकता है, तो वो भी रिटेलर के पास स्मॉल क्वान्टिटीज में जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड एंड द पर्सन इज नोन एज होलसेलर. सो थस होलसेलर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, राइट. तो होलसेलर कौन है? वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. समटाइम्स रिटेलर इज परचेसिंग डायरेक्टली गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स नाउअडेज, बट एज पर द इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर होलसेल ट्रेड एंड द होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर. यहाँ पर एक चैनल दिया हुआ है. प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है उसका प्रोडक्शन करता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर उसके बाद कस्टमर को सेल करता है. सो लिंक, होलसेलर क्या है? प्रोड्यूसर और रिटेलर दोनों के बीच में ये लिंक है, वो जुड़ी हुई है, राइट. ये डायरेक्टली इससे नहीं परचेज करेगा, कस्टमर डायरेक्टली इससे नहीं परचेज करेगा, कस्टमर डायरेक्टली इससे नहीं परचेज करेगा. दे हैव टू पास थ्रू द चैनल. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द होलसेलर and wholesale trade. Let's now moving towards the 2 different points under the wholesale trade, that is services of wholesaler. Services, क्या सर्विस wholesaler हमको देता है? See, if I am a retailer then I will get the service from the wholesaler, right? I will not get the service directly from the producer. तो यहाँ होलसेलर को जो सर्विस होती है वो कैसे प्रोवाइड करता है? तो पहला है सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर. तो होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? सिंपल थिंग है, वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन, ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी. होलसेलर पुट द ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, राइट. तो ही विल प्लेस, होलसेलर विल प्लेस हिज ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी टू प्रोड्यूसर आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मैनी रिटेलर्स. तो फर्स्टली द होलसेलर विल रिसीव द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम द रिटेलर्स एंड देन आफ्टर ही विल गिव ऑर्डर्स टू द होलसेलर. डायरेक्टली नहीं देगा वो. अगर डायरेक्टली देगा तो मे बी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी इफ ही इज नॉट एबल टू सेल द गुड्स इन द मार्केट, राइट, ही विल बी अंडर लॉस.
तो ऐसा हो सकता है। सो कीप इन माइंड द थिंग कि पहले वो रिटेलर से ऑर्डर लेगा, उसके बाद वो होलसेलर खुद प्रोड्यूसर को ऑर्डर करेगा। ये जनरली बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपने हिसाब से होलसेलर को गुड्स देती है, तो उनके कोई पॉलिसीज होते हैं, उसके हिसाब से ये काम चलता है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। होलसेलर ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी रिटेलर्स रिगार्डिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशन एट्सेट्रा। ये जो होलसेलर होता है ना, वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट थ्रू उनको सब मालूम पड़ जाता है, सेल्समैन थ्रू, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली कस्टमर की डिमांड क्या है वो तो शॉप पर कस्टमर जब आएगा और रिटेलर से बात करेगा तभी मालूम पड़ेगा, राइट। ये कस्टमर जब रिटेल को मिलेगा। सो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन याद रखना, होलसेलर क्या करता है, ही विल ऑब्टेन द डिफरेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिटेलर रिगार्डिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल्सो टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइस क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो किसके ऊपर पसंद के उतारते हैं, फैशन क्या है, ऑल दिस थिंग्स, एंड कन्वेस इट टू द प्रोड्यूसर। तो दिस होलसेलर, द पर्सन होलसेलर, ही विल कन्वे वॉट एवर द इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम द रिटेलर, ही विल कन्वे टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को वो पास ऑन करेगा। हैंस द प्रोड्यूसर बिकम्स अक्वाइंटेड विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो प्रोड्यूसर जो है वो जो मार्केट में प्रेजेंट सिचुएशन है, जो डिमांड है, जो भी कस्टमर्स के हिसाब से फैशन है, कस्टमर का प्रेफरेंस है, उसको अक्वाइंट करेगा, उसके साथ रह के वो चलेगा ऑफ होल मार्केट, एंड ऑल्सो समटाइम्स सजेस्ट चेंजेस विथ रेफरेंस टू गुड्स एज रिक्वायर्ड। सो दैट पर्सन होलसेलर विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिटेलर विच ही गॉट फ्रॉम देम, एंड देन आफ्टर पासिस थ्रू दैट पर्टिकुलर रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू प्रोड्यूसर। लेकिन यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, समटाइम्स वो क्या करता है, सजेशन देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मार्केट क्या चल रहा है, तो ही विल गिव द सजेशन रिगार्डिंग द चेंजेस विथ रेफरेंस टू द गुड्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये बहुत अच्छी बात है, स्टोरेज करने की जरूरत नहीं। वेयर हाउस में सीख गए ना कि स्टोरेज का जो भी एक्सपेंसेस है बहुत आएगा। सो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर परचेजेस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो ही विल परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, राइट। यहाँ से वो परचेज करेगा होलसेलर, वो क्वांटिटी में परचेज करेगा, राइट, एंड स्टोर्स इन हिज ओन वेयर हाउस। तो ये अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देगा, लेकिन द प्रोड्यूसर हैज़ नॉट टू स्टोर द गुड्स। तो प्रोड्यूसर को तो गुड्स स्टोर करने के है नहीं, तो उसको तो बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ इसके हिसाब से हम चले तो ये जो सर्विसेज है वो क्या होलसेलर प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ प्रोड्यूसर को तो बेनिफिट हो गया, क्योंकि उसको जो भी गुड्स है वो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली होलसेलर को बेच देगा, तो उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। तो फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स, सिंपल। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स। सेलिंग की भी प्रोड्यूसर को कोई चिंता नहीं। हाउ, होलसेलर परचेजेस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। Once again the same sentence. Hence producer will be free from worry of sale of goods in small quantity. स्मॉल क्वांटिटी में ये होलसेलर रिटेलर को बेच देगा, राइट। प्रोड्यूसर को रिटेलर या प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कस्टमर को बेचने की जरूरत नहीं है, कीप इन माइंड। सो यहाँ प्रोड्यूसर फ्री हो जाएगा, ही विल डायरेक्टली सेल द गुड्स टू द होलसेलर एंड होलसेलर विल सेल टू रिटेलर, रिटेलर विल सेल टू द पर्टिकुलर कस्टमर। तो यहाँ होलसेलर का जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ही इज द लिंक, दैट पर्सन इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, दैट इज वाई। सो उसको प्रोड्यूसर को देयर इज नो वरी अबाउट द सेलिंग ऑफ द गुड्स, परचेजर खुद सब परचेस कर लेगा, दैट इज द होलसेलर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, रिलीफ इन कैपिटल। उनका जो पैसा है उसमें थोड़ा रिलीफ रहेगा। कैसे, होलसेलर मैनी टाइम्स मेक्स द पेमेंट इन एडवांस बिफोर द परचेज ऑफ गुड्स। नाउ दिस थिंग इज नॉट देयर पर्टिकुलर इन आवर कंट्री, राइट। क्रेडिट मार्केट चल रहा है, अभी का नहीं, वो कितने सालों से, हम बोले पिछले 20-25 सालों से ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है शायद हमारी करने के लिए नहीं है, लेकिन कई फील्ड ऐसे होते हैं, गुड्स की डिमांड होती है, कई बार गुड्स ज़्यादा चाहिए होते हैं तो उस टाइम में एडवांस पैसे लिए जाते हैं। मेडिसिन में ऐसा होता है, राइट। कई बार शूज़ में, क्योंकि दिवाली आ रही होती है, राइट, नवरात्रास आता होता है, तो उस टाइम पे भी कई चीज़ें की डिमांड रहती है, तो उस टाइम पे एडवांस पेमेंट कर देना पड़ता है। देन एंड देन द होलसेलर एबल टू सेल द गुड्स टू द रिटेलर। और यहाँ प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है, प्रोड्यूसर का गुड्स बिक जाएगा और प्रोड्यूसर को एडवांस में पैसे मिल जाएंगे, राइट। सो हैंस द प्रोड्यूसर गेट्स रिलैक्सेशन इन कैपिटल, तो उसके पास कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज द सिक्स्थ वन, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। होलसेलर परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड स्टोर्स इन वेयर हाउस। सो प्रोड्यूसर रिमेन्स फ्री फ्रॉम द risk of wastage,
डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एट्सेट्रा, मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा, राइट, प्रोटेक्शन भी उसको नहीं देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कई गुड्स ऐसे होते हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, कई गुड्स ऐसे होते हैं उसको रैट बाइटिंग से शायद संभालना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्च लगता है। तो यहाँ प्रोड्यूसर जो है, राइट, वो डायरेक्टली क्या करेगा, गुड्स, यहाँ ऊपर हमने देखा प्रोड्यूसर डायरेक्टली क्या करेगा, गुड्स रिटेलर को नहीं बेचेगा, वो होलसेलर को बेचेगा। तो बेनिफिट शायद रिटेलर को हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है होलसेलर प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेल, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का रिस्क क्या है यहाँ पर, जीरो, बिकॉज उसको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, ही इज डायरेक्टली सेलिंग द गुड्स टू द होलसेलर। तो यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ हो जाएगा उसके लिए, उसको कुछ स्टोर नहीं करना है, अदर थिंग उसको कैपिटल भी रिलीफ रहेगा, सेल्स की भी चिंता नहीं है। सो सिंपल थिंग इज दैट फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। सो सिंपल, दीज आर द 6 डिफरेंट सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू producer. Next one, that is services of wholesaler to the retailer. Here it is. First one, goods as per requirement. The wholesaler supplies goods to the retailer in sufficient quantity whenever it is required. सो यहाँ तो रिस्क सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है होलसेलर को है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने सब गुड्स बेच दिए होलसेलर को, रिटेलर क्या करता है, एज पर रिक्वायरमेंट गुड्स लेता है। तो द होलसेलर विल सप्लाई द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट, रिटेलर जितने भी रिटेलर उनको क्वांटिटी के हिसाब से वो देगा, राइट। सो रिटेलर हैज़ नॉट टू स्टोर द गुड्स, वंस अगेन द बेनिफिट इज ऑल्सो रिटेलर। जैसे प्रोड्यूसर को सर्विसेज मिलती थी वैसे ही सर्विसेज यहाँ रिटेलर को मिलती है। रिटेलर को भी गुड्स स्टोर नहीं करना है, जैसे भी उसकी ज़रूरत है वैसे उसको मिल जाएगा। अगर वो बोलेगा कि मुझे 100 नूडल्स है उसका 10 पैकेट चाहिए, राइट, पैकिंग अगर 12 का आता है तो रिटेलर को 12 लेना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अगर वो बोलेगा 24 लेना ही पड़ेगा तो रिटेलर नहीं लेगा, वो ऐसी कंपनी चूज करेगा जो 12 दे, क्यों उसको स्टोर करके रखे, राइट। उसकी डिमांड 12 की है तो 10 की है वैसे तो। सो दैट इज द थिंग। तो परमानेंटली उसको कहीं भी कोई ऐसी शॉप या वेयरहाउस नहीं करना पड़ता रिटेलर को, दैट इज द बेनिफिट। नेक्स्ट वन इज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये बहुत अच्छा है। The wholesaler sells the goods on credit to the retailer, hence they can carry out more business with less capital. So simple thing यहाँ पर ये है कि wholesaler जो है 20 days, 1 month, 10 days, depend upon the relation between the retailer. So वो wholesaler goods credit पर देता है retailer को. So they can, that means कि retailers can carry out more business with less capital. तो उनको working capital शायद हर रोज यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, राइट, उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल जो यूज़ करते हैं उसके पास रहेगी, और दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस विदाउट मनी, मीन्स नॉट विदाउट मनी बट विथ लेस मनी वी कैन से। तो कैपिटल कम चाहिए। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द होलसेलर टू रिटेलर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, डिक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है वो होलसेलर कर लेता है। द retailer obtains the advantages of advertisement given by wholesaler and efforts of sales promotion. तो ये क्या हुआ, रिटेलर क्या करता है, डायरेक्टली उसको एडवर्टीजमेंट जो होती है वो उसका बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट कौन देता है, होलसेलर। आपने देखा होगा रिटेलर की शॉप है कृष्णा जनरल स्टोर, अब उसके बाहर वोडाफोन का भी बोर्ड लगा होगा, दैट इज़ VI नाउअडेज, राइट, फेविकॉल का भी बोर्ड लगा हुआ होगा, कुरकुरे का भी बोर्ड लगा हुआ होगा, व्हाटएवर उसका एक स्टैंड दिया होगा, राइट। कोई मोबाइल कंपनी होगी तो मोबाइल का बोर्ड लगाया हुआ होगा सो एंड सो कंपनी का, राइट। अगर स्टेशनरी शॉप है तो नवनीत का बोर्ड लगाया हुआ होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, ये सब जो एडवर्टीजमेंट के तौर पर है वो होलसेलर करते हैं। रिटेलर को अपने आप कुछ लगाना नहीं पड़ता। हाँ, रिटेलर को अपना जो भी नाम है वो होलसेलर को बताना पड़ता है, रिलेटेड टू जनरल स्टोर और वॉट एवर प्रोविजन स्टोर, उसके हिसाब से उसको बोर्ड भी मिल जाता है, एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, राइट। कई बार पैम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, कई बार उसको एक्स्ट्रा में ऐसा कुछ चीज़ भी मिल जाती है जो कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सके, ऐसा एडवर्टीजमेंट बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। सो देयर इज़ नो वरी इन द सेंस ऑफ द रिटेलर बिकॉज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज डन बाय द होलसेलर, राइट। सो इसका रीज़न क्या है, इट डिक्रीजेज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रिटेलर। तो रिटेलर के कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगे ही नहीं, उसको तो जो भी होलसेलर के हिसाब से काम चला। यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है लेकिन होलसेलर को भी इसका खर्च नहीं करना पड़ता, उसको प्रोड्यूसर पैसे देता है, डिपेंड्स कैसी कंपनी है। नेक्स्ट वन, रिट्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स होगी उसका निवारण होगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, रिटेलर कन्वेज द कंप्लेंट्स टू द प्रोड्यूसर थ्रू होलसेलर received from the customers regarding the goods and thus wholesaler becomes helpful in its quick redressal. ये जो उसका निवारण होगा ना वो बहुत जल्दी होगा क्योंकि रिटेलर के पास कंप्लेन आएगी, राइट, बिस्किट टूटा हुआ था अंदर, राइट, बिस्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था,
टोस्ट में ये था, कुरकुरे में ये था, सो एंड सो में ये था। ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ अपने हिसाब से कंप्लीट होती है, राइट, पैकिंग में आती है। लेकिन उसके बाद कुछ हो जाए तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेती है। लेकिन ये सिर्फ से एग्जाम्पल है आपके लिए। तो ये सब रिटेलर को मिलेगा कस्टमर थ्रू। तो ये रिटेलर के थ्रू जो कस्टमर के थ्रू जो रिटेलर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्लेंट्स मिलती है, वो कंप्लेंट रिटेलर को इसको भेजेगा, प्रोड्यूसर को, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो होलसेलर थ्रू जाएगा। सो यहाँ उसका क्विक रिटेल हो जाए। हाँ, चैनल थोड़ा लंबा है, लेकिन नाउ डेज यू कैन डायरेक्ट कॉल एज अ कस्टमर, यू कैन डायरेक्ट कॉल ऑन द पर्टिकुलर नंबर, यू कैन इजीली मेक द रिटर्न और रिफंड और वॉट एवर जो आपकी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे एज पर द कंडीशन और एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन है फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। होलसेलर गिव्स फ्रीडम टू रिटेलर फ्रॉम द रिस्क सच एज वेस्टेज, लॉस टू गुड्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस एटसेट्रा। ये सब जो है ना, ये ध्यान पे रखना। जो होलसेलर है वो क्या फ्रीडम देता है रिटेलर को, कुछ रिस्क हो क्रिएट हो, फॉर एग्जांपल वेस्टेज पड़ा, राइट, कोई बिस्किट का बॉक्स है, यानी बिस्किट का कोई पैकेट है, नीचे गिर गया, टूट गया बिस्किट, ये तो कोई लेगा नहीं, राइट। अब इसमें क्या, उसको रिप्लेसमेंट मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है कई चीज़ों में, लेकिन रिप्लेसमेंट है। कई बार वेस्टेज होता है, कई गुड्स होते हैं ऐसे, राइट, लॉस हो जाता है गुड्स का, कई बार प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसका भी बेनिफिट रिटेल को होलसेलर देता है। सो ऑल दिस आर गिवन बाय द रिटेल होलसेलर टू रिटेलर बिकॉज द होलसेलर स्टोर्स द गुड्स। तो उसके पास स्टोरिंग के लिए गुड्स होता है, तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। तो रिस्क यहाँ नहीं रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि रिटेलर की किसी न किसी जगह मिस्टेक होती है, उसको भी होलसेलर नेवर माइंड करके शायद चेंज भी कर देगा, डिपेंड्स। लास्ट वन, गाइडेंस। होलसेलर गिव्स द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द रिटेलर। जो होलसेलर है वो पहले रिटेलर ही था, कॉमन में ऐसा होता है, तो वो गाइडेंस देगा कि इन फ्यूचर क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाला है, इन फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है। तो ऐसा भी गाइडेंस देगा कि डोंट टेक मोर गुड्स, डोंट ऑर्डर मोर गुड्स, कि इन फ्यूचर सो एंड सो सोप का भाव कम होने वाला है, सो एंड सो नूडल्स का भाव बढ़ने वाला है, तो स्टोर कर लो, वॉट एवर। तो ये सब होता है। तो ये नॉलेज का बेनिफिट और एक्सपीरियंस का बेनिफिट सबको होता है, राइट। सिंपली जो होलसेलर होते हैं उसको बेनिफिट के हिसाब से कुछ देना पड़ता है, वो ऐसे नॉलेज देते हैं रिटेलर को, राइट। सो टू द रिटेलर पर्टिकुलरली ही गिव्स द गाइडेंस रिगार्डिंग प्राइस ऑफ गुड्स। मैंने बोला प्राइस प्लस माइनस होने वाली होती है, एंड इट्स यूज एंड सेल, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे सेल। अब यूजिंग के लिए इन्फॉर्मेशन वो इसलिए देते हैं क्योंकि कस्टमर को शायद किसी ना किसी तरह रिटेलर को समझाना होता है, दैट इज द थिंग। सो गाइडेंस इज गिवन बाय द होलसेलर टू रिटेलर, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ द यूज और अदर थिंग, बट सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ द uses and things are there, the guidances are available from the wholesaler to retailer। और होलसेलर को भी स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कई बार थ्रू द प्रोड्यूसर्स, है। तो यहाँ हमने आज देखा होलसेल ट्रेड अंडर द इनडायरेक्ट सेल में मीनिंग ऑफ होलसेलर। उसके बाद हमने देखा द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू प्रोड्यूसर एंड देन आफ्टर होलसेलर टू रिटेलर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अंडर द पर्टिकुलर इनडायरेक्ट ट्रेड, दैट इज रिटेल ट्रेड है, उसकी भी सेम टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन है, मीनिंग है उसका सर्विसेज है। सर्विसेज रिटेलर जो है वो होलसेलर और प्रोड्यूसर दोनों को कैसे देता है, उसके एडवांटेजेस भी है, राइट, और उसके साथ साथ हम उसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। देन आफ्टर विल मूव टू द अदर टाइप्स ऑफ दैट रिटेल ट्रेड। उसका थोड़ा जो डिटेल है वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, तो उसको समय लगेगा हमें सीखने में, क्योंकि उसके अलग अलग 3 पॉइंट है, उसके 7 अलग पॉइंट है। तो वन बाय वन आई विल स्टार्ट एंड गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वन। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द रिटेल ट्रेड। थैंक यू।